तो बच्चों, आप सभी का रंजीत टीचिंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि 2022 में आ चुके हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 2023 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ आते रहें और आपके एग्जाम में हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? ए रक्त, बी वृकक, सी अग्नाशय या डी श्वेत ग्रंथि। तो इसका आंसर है बी वृकक। वृकक जो है वो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? ए थायरोक्सिन, बी एंड्रोजोन, सी वृद्धि हार्मोन या डी इंसुलिन। तो हम सभी को पता है कि इसका आंसर होगा सी वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, जिसके ज़्यादा निकल जाने से जाइगोटिज्म नाम की बीमारी होती है। जाइगोटिज्म नाम की बीमारी में हड्डियां भारी हो जाती है और इंसान को चलने फिरने में कठिनाई महसूस होती है। तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव का सवाल और बन गया कि किस हार्मोन की ज़्यादा निकलने से जाइगोटिज्म बीमारी होती है। तो वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा निकलने से जाइगोटिज्म की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां भारी हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है कि पुरुष का नर जनन अंग यानी कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, सी पंखुड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जनन अंग है और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मानिया या इनमें से सभी। तो द्विखंडन जो है वो मुख्यतः अमीबा जैसे एक कोशी के जीवों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि युग्मक होते हैं हमेशा अगुणित, हमेशा द्विगुणित, हमेशा त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि युग्मक हमेशा द्विगुणित ही होते हैं, क्योंकि वो नर और मादा के संयोजन से बनते हैं। सोमेस्टोसिन क्या है? आपातकालीन हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन या साइटोकाइनिन। तो सोमेटोस्टेनिन क्या है? आपातकालीन हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या साइटोकाइनिन। तो ये एक आपातकालीन हार्मोन है। जब अत्यधिक तनाव, अत्यधिक गुस्सा आ जाता है तब यह हार्मोन स्राव होता है। वृकक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए बोमेन संपुट, बी नेफ्रॉन या सी ग्लोमेरुलस या डी मूत्रवाहिनी। तो वृकक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक वृकक में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। वृकक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है? ए मेंडुला, बी सेरेबलम या सी सेरेब्रम या डी पॉन्स वेरोलाई। तो इसका आंसर है सी सेरेब्रम। जिस व्यक्ति में सेरेब्रम अधिक विकसित होता है वह व्यक्ति बहुत चतुर होता है, और जिस व्यक्ति में सेरेब्रम कम विकसित होता है वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? मेलाटोनिन, एडीएच, थायरोक्सिन या वेसोप्रिन पर। तो मूत्र की सांद्रता जो है बच्चों वो मुख्यतः मेलाटोनिन पर निर्भर करती है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? पोषण, परिवहन, प्रकाश संश्लेषण या गैसों का विनिमय। तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय, क्योंकि दोस्तों पत्तों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिससे CO2 जो है वो अंदर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो रंध्र का मुख्य कार्य है श्वसन गैसों का आदान प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा डी गैसों का विनिमय। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे हैं? अवशेषी अंग, समजात अंग, समवृत्तीय अंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी समजात अंग। यानी कि समजात अंग ऐसे अंगों को कहते हैं जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से एक ही होते हैं, लेकिन वे अलग अलग कामों को करते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हम सभी को पता है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है उसके खून का रंग उतना ही लाल होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। एक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े नर और मादा में एक जैसे होते हैं। शेष एक जो होता है एक जोड़ा, उसको लिंग निर्धारक क्रोमोसोम या लिंग निर्धारक कहते हैं। लेकिन 22 जोड़े जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। तो अतः ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी है? 22 जोड़ी है, और लिंग निर्धारक केवल एक ही होता है। पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जब पौधे के वायवीय भाग यानी कि पत्तों से जल निकलता है तो इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आयोडीन घोल के स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग क्या हो जाता है? ए नीला, बी हरा, सी पीला या डी लाल। तो इसका आंसर है बच्चों ए नीला हो जाता है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली जगह को क्या कहते हैं? ए ऑक्सोन, बी द्रुमिका, सी आवेग या डी सिनेप्स। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली जगह को सिनेप्स कहा जाता है। गोबर छत्ता क्या है? एक परजीवी, एक सोपोषी, एक मृतजीवी या शैवाल। तो गोबर छत्ता जो है वो एक मृतजीवी है। वर्तिका भाग है जायांग का, पुंकेसर का, तंतु का या अंडाशय का। तो वर्तिका जो है बच्चों वो जायांग का भाग है, क्योंकि वो स्त्री पुष्प में जो है वो स्त्री केसर का भाग है, इसलिए वो जायांग का भाग है। पुष्प में स्त्री केसर, वर्तिकाग्र और जायांग मिलकर सभी स्त्री जननांग का निर्माण करती है। तो वर्तिका जायांग का एक भाग है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दांत का सबसे कठोरतम पदार्थ या कठोरतम भाग क्या है? सी ए मज्जा गुहा, बी डेंटाइन, सी कैनाइन या डी इनामेल। तो इसका आंसर है बच्चों बी डेंटाइन। डेंटाइन जो है वो दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर लीजिए बच्चों, जैसे कि ये घास हो गया और उसे खाने वाला जो पशु होता है, जो पशु घास खाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? शाकाहारी, स्वपोषी, मांसाहारी या उत्पादक। तो हम जानते हैं कि अगर बकरी घास खाती है या गाय घास खाती है तो बकरी और गाय क्या होते हैं? शाकाहारी। तो एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? वो शाकाहारी ही होता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते? तो बच्चों यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ है सौर जल तापक, यानी कि सूरज से चलने वाला तापक। तो धूप वाले दिन, तो धूप वाले दिन तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बादलों वाले दिन, तो बादलों वाले दिन धूप नहीं निकलता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन जो है सजीव के चीजों से नहीं बनता है, सजीव के अंश से नहीं बनता है? तो लकड़ी पेड़ पौधा से बनता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अगला गोबर गैस भी जानवरों के मलमूत्र से बनता है, यानी कि सजीव का ही इसमें जरूरी पड़ता है। नाभिक की ऊर्जा में किसी प्रकार के सजीव की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका आंसर है नाभिक की ऊर्जा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो वो है नाभिक की ऊर्जा। समजात अंग कौन होते हैं? तो बच्चों हमने पहले पढ़ चुका है कि समजात अंग क्या होते हैं, कि जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से एक ही होते हैं। मानव तथा कुत्ते के अग्रपाद, मानव दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूत, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा बच्चों इनमें से सभी ऐसे हैं जो समजात अंग हैं, यानी कि जो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग कामों को संपन्न करते हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परागकोश में होते हैं? ए स्त्री केसर, बी बीजांड, सी बाह्यदल या डी परागकण। तो हम सभी जानते हैं कि परागकोश में परागकण ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला बनाते हैं? घास, गेहूं और आम। तो बच्चे सब हम लोग जानते हैं कि घास को खाने वाला जो है वो दूसरे में होता है, तो घास तो गेहूं तो घास नहीं खा सकता है, इसलिए ये गलत है। घास, बकरी और मानव। तो घास को बकरी खा सकता है और बकरी को मानव खा सकता है, इसलिए आंसर है घास, बकरी और मानव। ये आपका आहार श्रृंखला बनाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है कि रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, छाल में, कॉटेक्स में या पुराने जाइलम में। तो इसका आंसर होगा बच्चों छालों में। पेड़ के छालों में जो है रेजिन और गोंद जो है वो संचित रहता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ए जल, बी हवा, सी सीसा या डी हीरा। तो बच्चों हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है हवा में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा हवा में ही पाई जाती है। तो बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर या डी कूलम। तो इसका आंसर है बच्चों डी कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम, बहुत अधिक, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों बहुत अधिक। अति मतलब बहुत ही ज्यादा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। अतिभारण के समय धारा बहुत अधिक हो जाती है और विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर जैसे यंत्रों में किया जाता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर मेरे चैनल पर वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, उसमें आपको विद्युत धारा का पूरा जानकारी दिया गया है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे बच्चों। चलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में मदद मिल सके और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सभी लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर दें।